इस डिस्कशन में हम देखते हैं कि सेल में एंजाइम्स की लोकेशन क्या है और एंजाइम की वर्किंग का बेसिक मैकेनिज़्म क्या है, एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोकेशन ऑफ एंजाइम्स इन द सेल को डिस्कस कर लें कि सेल्स में एंजाइम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सेल्स में एंजाइम्स जो दो मुख्तलिफ तरीक़ों से पाए जाते हैं। आइदर एंजाइम्स आर फ्रीली डिज़ोल्व्ड इन सेलुलर फ्लूइड्स। मैं यहाँ किसी भी एक फ्लूइड का नाम नहीं लिख रहा कि मैं कहूँ कि फ्रीली डिज़ोल्व्ड इन साइटोप्लाज्म, ऐसा नहीं है। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं और उनके जितने भी फ्लूइड्स हैं उन सब में एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स चूँकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स एक्वस मीडियम में पानी में हल हो सकती हैं, तो एंजाइम्स भी पानी में ही हल होकर अपना काम करते हैं। ये भी एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स में से बेसिक करैक्टरिस्टिक है दैट एंजाइम्स वर्क इन एक्वस मीडियम। ये कभी भी ड्राई मीडियम में वर्किंग नहीं करते, उस लिस्ट में इसको भी शामिल कर लेना आप। एंजाइम्स हमेशा एक्वस मीडियम में ही काम करते हैं क्योंकि पानी इनको चाहिए होता है इनके प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए और इनकी शेप को मेंटेन्ड रखने के लिए। सो एंजाइम्स वर्क इन एक्वस मीडियम। ये एंजाइम्स फ्रीली डिज़ोल्व्ड होते हैं। कोई सॉल्यूशन हो, जो आपने पानी लिया, पानी में आपने प्रोटीन हल कर दी, बोटियां डाल दी, किसी भी चिकन की, मीट की, कुछ भी डाल दी, उसमें दालें डाल दी, उसके ऊपर अंडे की सफेदी डाल दी और उसको आप उबालते गए। इसे क्या बोलते हैं? सूप कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक सूप है, इसके लिए वर्ड लिखा हुआ है साइटोप्लाज्मिक सूप के एंजाइम्स सूप की फॉर्म में यानी प्रोटीन्स के मिक्सचर की फॉर्म में सेल के फ्लूइड्स होते हैं। तो दीज फ्रीली डिज़ोल्व्ड एंजाइम्स की कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइटोप्लाज्मिक सूप। साइटोप्लाज्मिक सूप में कौन से एंजाइम्स? अब ये वर्ड चूंकि बुक ने यूज़ किया इसलिए मैं इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ, आप इससे फेमिलियर हो जाएंगे और आप इसको सही से लिख लेंगे। सूप का कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि यहाँ सेल के अंदर कोई यखनी नहीं तैयार हुई, मतलब ये है कि उसमें प्रोटीन्स हल हुई हैं। सो साइटोप्लाज्मिक सूप, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इस फ्लूइड में ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स। दिस फ्लूइड बियर्स डिसॉल्व्ड एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इसमें ग्लाइकोलाइसिस के डिसॉल्व्ड फॉर्म में एंजाइम्स पाए जाते हैं। अच्छा, एक ऑर्गेनेल है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उसके फ्लूइड को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल, उसके एंजाइम्स डिसॉल्व हुए होते हैं। एक ऑर्गेनेल है, उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड होता है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा के अंदर जो केल्विन साइकिल के एंजाइम्स डिसॉल्व्ड फॉर्म में होते हैं और बहुत से ऑर्गेनेल्स, गोल्जी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं, पेरोक्सीसोम्स हैं, वो थैलियाँ, उनके फ्लूइड्स भरे ही एंजाइम्स से हुए हैं। लेकिन यहाँ इतनी एग्जांपल्स सफिशेंट है। अच्छा, ये हैं फ्रीली डिसॉल्व्ड एंजाइम्स जो बॉडी फ्लूइड, सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर जगह जगह हल हुए हैं सॉल्युबल प्रोटीन्स की फॉर्म में। दूसरी जो कैटेगरी हम मेंशन करने जा रहे हैं वो है मेम्ब्रेनस एंजाइम्स। वो एंजाइम्स जो साइटोप्लाज्म जैसे फ्लूइड्स में हल नहीं हुए बल्कि अलग अलग ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन्स से जुड़े हुए हैं या सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं। ये एंजाइम्स फ्रीली डिसॉल्व्ड फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे, तो इनके लिए ये टर्म यूं यूज नहीं होगी। इन्हें हम कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स और मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम्स। वो एंजाइम्स
जो मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। यहां बाउंडेड का मतलब घिरे हुए नहीं, मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब है अटैच्ड, अटैच्ड विद मेम्ब्रेन्स। इसकी कई एग्जांपल्स हैं। जितनी मेम्ब्रेन्स हैं सब में एंजाइम्स हैं। मतलब कैटेगराइज करना उतना आसान नहीं है। सेल मेम्ब्रेन पर कई किस्मों के एंजाइम्स हैं। सेल मेम्ब्रेन हैज मैनी एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को देखा जाए तो उस पर सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम्स होते हैं। यूकैरियोटिक हमारी सेल मेम्ब्रेन को देखा जाए तो इसमें कई किस्म के सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम्स होते हैं। कई आने वाले सब्सटेंसेस जो मेम्ब्रेन से एंटर होते हैं उनको दूसरी केमिकल मैसेंजर में बदलने वाले एंजाइम्स होते हैं। तो मेम्ब्रेन पर, सेल मेम्ब्रेन पर बहुत सी वैरायटी ऑफ एंजाइम्स है। ये तो हो गए मेम्ब्रेनस एंजाइम्स। और ऑर्गेनेलीज के एंजाइम्स, मैं 3 ऑर्गेनेल्स के नाम लिखता हूँ। ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल है, इसकी मेम्ब्रेन्स, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है, राइबोसोम ऑर्गेनेल है। अब राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो इन तीनों वर्ड्स की कैटेगराइजेशन कैसे होगी? इन्हें हम लिख देंगे कि ये 3 ऑर्गेनेलीज की बात हो रही है। ये ऑर्गेनेलर प्लस मेम्ब्रेनस की बात हो रही है। यहाँ मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पर बैक्टीरिया में, अभी जो एग्जांपल बताइए आपको, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन पर सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर एटीपी सिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम्स, एटीपी बनाने वाले एंजाइम्स। क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन पर फोटोसिंथेसिस के बहुत क्रिटिकल एंजाइम्स जुड़े हुए होते हैं, मेम्ब्रेन से लगे हुए होते हैं। ये एंजाइम्स फ्लूइड्स में नहीं, फ्लूइड्स वाले एंजाइम्स और हैं, वहां होने वाली रिएक्शंस के एंजाइम्स और हैं। राइबोसोम्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम्स होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सी एग्जांपल्स यहाँ दी जा सकती, लेकिन उतनी ख़ास ज़रूरत नहीं। कैटेगराइजेशन ज़रूरी थी, वो मैंने करवा दी। आपने ये एग्जांपल्स चूँकि पढ़ ही लेनी है। चैप्टर 4 में जब हम सारे ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे तो उसमें एंजाइम्स और उनके रोल्स तो डिस्कस हो ही जाने। ये है एक छोटा सा सेगमेंट, ये 2 जगहों पे लिखा हुआ है। आप पहला पेज पढ़ते हैं, उसको उल्टेंगे, जहाँ पर होलो एंजाइम्स वाला कॉन्सेप्ट है, उससे नीचे लोकेशन ऑफ एंजाइम्स पर डिस्कशन की गई। और फिर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन वाला पेज पलटेंगे तो अगले पेज पर एक येलो बॉक्स है जिसमें साइटोप्लाज्मिक सूप और मेम्ब्रेनस एंजाइम्स का जिक्र किया गया। तो ये आपने 2 जगहों से पढ़ना है, ये वाला सेगमेंट। अब हम अपने मेजर टॉपिक्स की तरफ आते हैं। सबसे मेजर टॉपिक इस चैप्टर का है जो दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसके 2 एस्पेक्ट्स को मैं फौरी तौर पर डिस्कस करूंगा, ज़ेरे बहस लाऊंगा। एक तो हमने ये एक इक्वेशन लिखी थी अपने फर्स्ट लेक्चर में, और इसको हमने कहा कि ये एंजाइम एक्शन, दिस इज कॉल्ड एज एंजाइम एक्शन। इस एंजाइम एक्शन का नाम क्या रखा था? इसे कहते हैं कैटालाइसिस। एंजाइम एक खास सब्सटेंस जिसे सबस्ट्रेट कहा जाता है उसके साथ जुड़ता है और वक्ती तौर पर ट्रांजिएंट, थोड़े वक्त के लिए एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। उस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब टूटता है तो एंजाइम अलग हो जाता है और वहाँ बने हुए सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं। इस अमल को, इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें एंजाइम इस रिएक्शन को स्पीड अप करता है और खुद अनअल्टर्ड
अनचेंज्ड रिएक्शन के आखिर पर फिर से हासिल हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कैटालाइसिस या एंजाइम एक्शन कहते हैं। एंजाइम एक्शन को चूंकि कैटालाइसिस कहते हैं, इसलिए हम एंजाइम के जरिए होने वाले रिएक्शंस को एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस कहते हैं। ये एंजाइम एक्शन डिटेल में जाएं तो कैसे होता है, इसकी हमने 2 मॉडल्स सीखने हैं। उन 2 मॉडल्स तक पहुंचने से पहले हमें 2 बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में पढ़ा कि एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में से स्पेसिफिसिटी बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। एक ख़ास एंजाइम एक ख़ास सबस्ट्रेट से ही क्यों जुड़ता है, उसकी कुछ रीज़न्स हैं। उसकी रीज़न पहले डिस्कस की जाएगी, क्योंकि ये एंजाइम एक्शन की बुनियाद है। कैसे कहते हैं, हर एंजाइम एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन रखता है। एंजाइम्स हैव स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन इन फॉर्म ऑफ देयर अमाइनो एसिड्स। इनके अमाइनो एसिड्स, हर एंजाइम को बनाने वाले अमाइनो एसिड्स, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल होती हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन्स अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती हैं। हर एंजाइम खास किस्म के अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये अमाइनो एसिड्स, ये खास किस्म के अमाइनो एसिड्स इसकी स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन बनाते हैं। उसकी वजह से हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है। यू नो वेल कि केमिकल कंपोजिशन ही, स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की वजह बनती। अच्छा, जब स्ट्रक्चर स्पेसिफिक हो जाता है तो उसकी वजह से ईच एंजाइम हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक शेप। हर एंजाइम की खास शक्ल बनती और ये शक्ल उसकी एक्टिव साइट की शेप डिटरमिन करती, और एक्टिव साइट की शेप से शेप मैच होगी अगर सबस्ट्रेट की, तो वो वहां लगेगा, वरना नहीं लगेगा। दिस स्पेसिफिक शेप गिव्स राइज टू दिस फिनोमिना दैट अ specific substrate can bind with active site. So हम कहते हैं कि enzymes are specific in their working. एंजाइम्स अपनी वर्किंग में स्पेसिफिक। हर एंजाइम एक खास रिएक्शन कैटालाइज करता है या एक सेट ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शंस को कैटालाइज करता है। हर एंजाइम हर किस्म का रिएक्शन कैटालाइज नहीं कर सकता। हर एंजाइम की ये सलाहियत नहीं है कि वो किसी भी रिएक्शन को शुरू कर दे। तो एंजाइम एक्शन की बुनियाद, कैटालाइसिस की बुनियाद एंजाइम की केमिकल कंपोजिशन में, एंजाइम की केमिकल कंपोजिशन डिटरमिन करेगी कि एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। स्ट्रक्चर डिटरमिन करेगा कि उसकी शेप कैसी होगी। शेप डिटरमिन करेगी कि उसकी एक्टिव साइट की शेप कैसी होगी। एक्टिव साइट की शेप डिटरमिन करेगी कि वहाँ सबस्ट्रेट कौन सा लगेगा, किस शेप का सबस्ट्रेट लगेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ मेंशन करें कि ये ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड्स की एक चेन थी, ये अमाइनो एसिड्स की एक चेन थी, ये अमाइनो एसिड्स अरेंज हुए और इनकी अरेंजमेंट से इस शेप का एंजाइम बना। देखो ये अमाइनो एसिड्स की चेन पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है। दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनी? ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये जो बीड्स शोर, ये जो जब खास किस्म की बॉन्डिंग करेंगे अमाइनो एसिड्स तो एक खास शेप का एंजाइम बनेगा। ये खास शेप का एंजाइम बना। इस शेप की वजह से एक्टिव साइट की शेप डिटरमिन हुई। ये एंजाइम है
और ये इसकी एक्टिव साइट है। अब आप मुझे बताओ कि एक्टिव साइट की ये शेप क्या ऐसी ही रह सकती है अगर हम एंजाइम की शेप बदल दें? ये पॉसिबल नहीं है। एक्टिव साइट की शेप इस पूरी ग्लोबुलर सिमेट्री की वजह से, लेक्चर 1 आपने पढ़ा कि जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो एक्टिव साइट में हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स तो वहाँ लग गए, जो हाइड्रोफोबिक हैं वो सारे 10 के इधर आ जाते। वो तमाम हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स एक्टिव साइट के अलावा जो अमाइनो एसिड्स वो इसकी शेप को मेंटेन करते हैं कैटालाइसिस के दौरान। क्या ये अमाइनो एसिड्स बदल जाएं तो एक्टिव साइट की शेप ये रहेगी? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए एंजाइम की स्पेसिफिसिटी की बुनियाद उसकी एक्टिव साइट की शेप में, और एक्टिव साइट की शेप की बुनियाद उसकी ग्लोबुलर सिमेट्री में। अब बताओ यहां क्या ये सबस्ट्रेट लग सकता है? क्या ये सबस्ट्रेट लग सकता है या ये सबस्ट्रेट लग सकता है? सिर्फ यही लग सकता है यहां, क्योंकि इस सबस्ट्रेट की शेप इससे मैच होगी और ये यहां बेटर फिट हो जाएगा। और जब ये एक्टिव साइट में सही तरह से लगेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इससे प्रोडक्ट्स हासिल होंगे। इससे प्रोडक्ट सिर्फ तब हासिल होगा जब जो ये एक्टिव साइट पे लग के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाए, वरना नहीं, वरना प्रोडक्ट हासिल नहीं होता। तो ये है एंजाइम्स की वर्किंग। एंजाइम एक्शन की बुनियाद, एंजाइम एक्शन या कैटालाइसिस में ये एक्टिव साइट कैसे रोल प्ले करती है, इस एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहां से डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में होगी। थैंक यू।